हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अनिल पाटीदार। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता है। दोस्तों, आप हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर भी जा सकते हैं और साथ ही साथ यूट्यूब पर भी आप हमारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो हमारा विषय है उसका नाम है इतिहास। और इतिहास में हम लोग चैप्टर 2 शुरू करने वाले हैं। इसके परिचय के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि इस चैप्टर में हम लोग एक्चुअल में पढ़ने क्या वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। कैसे ऐसा हुआ कि एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के उद्देश्य से आई और धीरे धीरे उसका व्यापार तो बढ़ता चला गया, लेकिन व्यापार के साथ साथ उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे इंडिया की सत्ता हासिल कर ली। जहां एक और मुगल राज करते थे, वहीं भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन शुरू हो गया और इसी प्रकार ये अंग्रेजी शासन की शुरुआत यहाँ होती है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले, आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। पूर्व में मतलब शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई। और वैसे भी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत के जो हमारा पूर्वी हिस्सा है, मतलब कहा जा सकता है ये कि भाई जैसे ही इंग्लैंड से आई तो इंग्लैंड की से पूर्व दिशा की ओर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी आना शुरू हुई। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जब शुरुआत में आई थी तो एक चार्टर लेके आई थी। तो कैसे पूर्व में मतलब शुरुआत में कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, इसकी कहानी को समझ लेते हैं। देखिए, पहले यह था कि जब भी यूरोपियन किसी कंपनी को, कोई भी देश हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे पुर्तगाल देश हो, इन देशों को अपने देश के बाहर किसी दूसरे देश में अगर व्यापार करना है तो वहाँ के राजा महाराजा जो उस समय हुआ करते थे उनकी अनुमति चाहिए थी। उसको ये लोग चार्टर बोलते थे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी शुरुआत में सन 1600 ईस्वी में इंडिया में आई और एक चार्टर लेके आई और ब्रिटिश इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर हासिल किया। तो उस समय जो इंग्लैंड की महारानी हुआ करती थी उनका नाम था एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम की परमिशन से भारत में चार्टर लेके आई। अच्छा, अगर मान लो एलिजाबेथ प्रथम किसी भी कंपनी को चार्टर दे देती, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका नाम ही ईस्ट इंडिया रखा, क्यों? क्योंकि वो ईस्ट की तरफ आ रही थी ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब देखिए, अगर किसी कंपनी को चार्टर अलाउ कर दिया जाता है, मान लो इंग्लैंड में बहुत सारी कंपनियां होगी, अकेली ईस्ट इंडिया कंपनी तो नहीं थी, तो अगर किसी कंपनी को चार्टर अलाउ किया जाता है तो इसका मतलब साफ है कि उस देश में यानी भारत में कोई दूसरी इंग्लैंड की कंपनी व्यापार नहीं कर सकती। ये उसका अधिकार था। और बड़ा अच्छा ही रहता था ना कि भाई अगर आपके कॉम्पिटिटर ही नहीं है तो कितना मुनाफा मिल सकता है आपको। फर्ज करो कि मान लो भारत में मोबाइल बनाने वाली एक ही कंपनी को अलाउ किया गया कि वो एक ही कंपनी बनाएगी, तो क्या मोबाइल के प्राइस कम होंगे? वो मोबाइल को जितने दाम में हो सके बहुत बेच सकती है, जितना मुनाफा कमाना चाहे कमा सकती है। तो जब प्रतिस्पर्धा ही नहीं रहेगी तो फिर मुनाफा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा फायदा मिला ईस्ट इंडिया कंपनी को कि भाई अब चार्टर मिल गया है तो आप जाकर के उस देश को खंगाल सकते हो, व्यापार कर सकते हो। और वैसे भी सबने सुना था कि जब वास्को डी गामा 1498 में भारत में आया था पहली बार, जब उसने भारत में समुद्री मार्ग की खोज की थी तो उसने बहुत ज़्यादा गुना दाम पर उसने यहाँ पर जो है मसालों का व्यापार किया था और बहुत मुनाफा कमाया था। पूरे यूरोप में ये बात आग की तरह फैल गई थी कि भारत नाम का कोई देश है जहाँ पर व्यापार की बहुत ज़्यादा संभावना है। अगर वहाँ पर व्यापार का अधिकार मिल गया तो मुनाफा ही मुनाफा है। अंग्रेज इस बात को जानती थी, ब्रिटिश इंडिया कंपनी भी इस बात को जानती थी। तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से क्या हासिल कर लिया? एक चार्टर हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। एकाधिकार का मतलब समझते हो? एक अकेले को उसी को अधिकार है, किसी और कंपनी को जो ब्रिटेन की है उसको ये अधिकार नहीं है। मतलब ब्रिटेन का कोई भी आदमी पर्सनली भी व्यापार नहीं कर सकता अब उस देश से जिसको अलाउ किया है ईस्ट इंडिया कंपनी को। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाके को खंगाल सकती थी। अब वो समुद्र पार जाकर के, क्योंकि समुद्री रास्ता ही था, समुद्र पार से जाकर के इंडिया में जाकर के उस किसी भी स्थल को खंगाल सकती थी, देख सकती थी कि कहाँ पर ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि उसको व्यापार करने का पूर्व से व्यापार करने का अधिकार मिल गया था। खाली ऐसा नहीं कि भारत के लिए स्पेशली था। आप जैसे 0 डिग्री पर ये है, इंग्लैंड जो है ना वो बिल्कुल 0 डिग्री पर है। इंग्लैंड के इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है। तो बोला कि पूरब में आप जाइए जहाँ पर कोई भी देश हो, चाहे आप साउथ अफ्रीका चले जाइए, अफ्रीका में कहीं चले जाइए, या इंडिया, इंडोनेशिया,
जो भी सऊदी अरब, बहुत सारे देश होंगे, आपको जहाँ जाना चाहिए, लेकिन उनको पता था कि भारत नाम का एक देश है जिसके बारे में काफ़ी कहानियाँ उनने सुनी थी, तो वो पूर्व की ओर हर एक चीज़ों को खंगालते और धीरे धीरे वो साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होते हुए इंडिया की तरफ आए और इंडिया के बंदरगाहों पर उतरे और सूरत में जाकर के उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। तो वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी, क्योंकि भारत की बनने वाली जो चीज़ें थी, भारत ही नहीं, इवन इंडोनेशिया के मसाले बड़े फेमस थे। तो भारत, इंडोनेशिया और बहुत सारे देशों की जो पूर्व की चीज़ें थी काफ़ी किफ़ायती होती थी और काफ़ी सस्ती मिल जाती थी इन लोगों को, और ये यूरोप में इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। देखिए इकोनॉमिक्स जो है ना, इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था होती है वो पूरी डिमांड और सप्लाई पर चलती है। तो जिस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और उस समय वो चीज़ मिल जाए, भले ही वो क्वालिटी उसकी कैसी क्यों ना हो, लेकिन वो चल जाएगी, ऐसा होता है, क्योंकि मार्केट हर एक चीज़ को उठा सकता है अगर उसकी डिमांड हो तो ब्रिटेन उसमें यूरोपियन वर्ल्ड में, यूरोप के पूरी दुनिया में उस समय पूर्व के सामानों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। यहाँ तक कि हमारे देश का मखमल का रुमाल भी इंग्लैंड में बिकता था। सोचो, किसी देश का रुमाल तक किसी दूसरे देश में बिक रहा है, तो आप सोच सकते हो कि कितनी पॉपुलैरिटी भारत की वहाँ पर थी। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। उस ज़माने में क्या होता था, अगर आपको ज़्यादा बड़ा मुनाफा कमाना है तो एक ही तरीका है कि आप प्रतिस्पर्धा में ना हो, मतलब कंपटीशन में आपके कोई है ही नहीं। अगर आपके कंपटीशन में कोई नहीं है तो फिर आपकी चीज़ें बिकना ही बिकना है, और कंपटीशन से बचने का एक ही तरीका है, अपने देश की राजा या महारानी के द्वारा चार्टर साइन करवा लो, ताकि आपके देश का ही, आप ही के देश का जो पूरा कंपटीशन है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन क्या इंग्लैंड की महारानी के द्वारा दिया गया चार्टर यूरोप के दूसरे देश को आने से रोक सकता है क्या? भाई ये तो खाली इंग्लैंड की कंपनियों के आने से रोकेगा ना। भाई अगर फ्रांस आना चाहे तो आएगा, पुर्तगाली आना चाहे तो आएगा, डच लोग आना चाहे तो आएगा। इसी वजह से हमारे देश में फ्रांसीसी भी आए, हमारे देश में डच भी आए, हमारे देश में पुर्तगाली भी आए। ये सारे लोग बाद में आते चले गए और इंडिया में इन्होंने भी अपनी बस्तियाँ स्थापित की, लेकिन अंत में सबसे ज़्यादा जो पावरफुल थे वो यूरोप में वो केवल इंग्लैंड के लोग ही थे, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरा दबदबा कायम किया। तो यूरोपीय भारत कैसे आए, ये यूरोप के लोग भारत कैसे आए? तो पहली बात तो ये शाही दस्तावेज लेकर के आए, क्योंकि उनको फरमान मिल गया था वहाँ से। शाही दस्तावेज लेकर के तो आए, लेकिन क्या शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूर्व के बाजारों में आने से रोक सकता था क्या? तो बिल्कुल ये नहीं रोक सकता था। मैंने अभी आपको बताया कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा जो चार्टेड अलाउ किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो केवल दूसरी इंग्लैंड की कंपनियों को आने से रोक सकता है, मतलब प्रतिस्पर्धा इंग्लैंड में कम हो जाएगी, लेकिन वहीं दूसरे देश जो यूरोपियन थे उनको पूर्व में व्यापार करने से बिल्कुल नहीं रोक सकता। इसी वजह से जब इंग्लैंड के लोग इंडिया में आए, इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तब डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी, भाई पुर्तगालियों की कंपनी भी आई थी, हर एक देशों की अपनी अपनी कंपनियां भारत में आई और उन्होंने मुनाफा कमाया। शुरुआत में तो ये आलम था कि इंग्लैंड से ज़्यादा जो वर्चस्व था, जो ज़्यादा जगहों पर जो प्रभाव था वो पुर्तगालियों का था। वो तो बाद में फिर इंग्लैंड और पुर्तगालियों के बीच में लड़ाई हुई और इंग्लैंड वाले जीत गए। इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपने धाक जमा ली थी। मतलब देखिए भारत कैसे आए वो, मैं आपको बता दूं जरा कि ये एक ये अफ्रीका का मैप बना देता हूँ, हल्का सा लगभग अफ्रीका जैसा दिखेगा आपको, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये अफ्रीका जैसा कुछ है, और इधर था आपका इंडिया जो अफ्रीका के आगे हिंद महासागर में पड़ता है इधर। अब उनको जाना था, और इंग्लैंड जो पड़ता है ये अफ्रीका के ऊपर, यहाँ पर इंग्लैंड पड़ता है। इंग्लैंड हो या यूरोप का कोई भी देश हो, वो इंडिया तक जाने का उनका जो रास्ता था वो ऑलरेडी वास्को डिगामा ने ही खोजा था। 1498 में वास्को डिगामा पहला यूरोपियन था जिसने भारत आने का रास्ता समुद्र के लिए खोज लिया था। सबसे पहले भारत की खोज में कोलंबस निकला था। कोलंबस भाई स्पेन का आदमी निकला था सबसे पहले, कोलंबस निकला था, लेकिन वो भारत की जगह कहीं और पहुंच गया। वो इंडिया की जगह अमेरिका पहुंच गया, इसलिए उसने अमेरिका की खोज कर दी। बोलते कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, लेकिन वास्तव में वो इंडिया की तलाश में निकला था। और उस समय इतनी ज़्यादा दिशा सूचक या इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी कि उसको पता भी नहीं था, वो बहते बहते चला गया और गलती से वहाँ पहुँच गया। तो लगभग 1494-93 के आसपास की बात है जब कोलंबस अमेरिका पहुँचा। तो उसने वहाँ, उसका नाम वेस्ट इंडीज़
इंडीज़, वेस्ट इंडीज़ जो नाम दिया जाता है ना आजकल देशों का, वो उन द्वीपों पे पहुंच गया था। लेकिन बाद में 1498 में ये जो आपको दिख रहे हैं वास्को डी गामा साहब, वो यहाँ से पुर्तगाल से आए और पुर्तगाल से आते हुए ये रूट अपनाया। ये साउथ अफ्रीका में यहाँ पर केप ऑफ गुड होप है, दक्षिण अफ्रीका है यहाँ पर देश, और इस केप ऑफ गुड होप से हिंद महासागर के जरिए वो कालीकट नाम के बंदरगाह पहुँच गए थे। कालीकट, तो कालीकट नाम के बंदरगाह पर सबसे पहले पहुंचे। ये आपका हिंद महासागर है, पूरा इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर को पार करके वो कालीकट बंदरगाह पहुंचे। लेकिन जो यहाँ पर जो एरिया था उसका नाम क्या था? केप ऑफ गुड होप, आशा का अंतरिप, केप ऑफ गुड होप। तो केप ऑफ गुड होप के जरिए वहां पहुंचे और यही रास्ता सब लोग अपना चुके थे, सभी अंग्रेज भी अगर आए तो इसी रास्ते से आए। लेकिन जब इंग्लैंड के जो ईस्ट इंडिया कंपनी जब तक भारत पहुंचती, उससे पहले ही पुर्तगाली लोग भारत में अपना दबदबा बना चुके थे, पहले ही फैक्ट्री स्थापित कर चुके थे। तो भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी पुर्तगालियों ने, पुर्तगाली ऑलरेडी आ चुके थे। लेकिन सबसे पहले जो आया था वास्को डी गामा, वो कौन से बंदरगाह पे आया था? केरल के कालीकट बंदरगाह पे आया था। ठीक है, हाँ। वास्को डी गामा ने 1498 में ही पहली बार भारत पहुंचने का समुद्री मार्ग का पता लगा लिया था और 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाश में लगे। लेकिन और बाद में फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। मतलब शुरुआत में पुर्तगाली भारत आए, पुर्तगाली के साथ साथ फिर ईस्ट इंडिया कंपनी भी इंडिया में आई, उसके बाद डच यानी हॉलैंड, नीदरलैंड के लोग भी इंडिया में आए और साथ ही साथ अंत में जो है फ्रांसीसी लोगों ने भी इंडिया की ओर देखा और इंडिया में उन्होंने अपना शासन स्थापित किया। मतलब शासन से मतलब व्यापार स्थापित किया। धीरे धीरे वो लोग भी आ गए। सारी की सारी कंपनियों का मेन उद्देश्य केवल व्यापार करके मुनाफा कमाना था, लेकिन ये व्यापार एक दिन साम्राज्य में बदल जाएगा, किसी ने नहीं सोचा था। और इन्हीं यूरोपियन शक्तियों के बीच में भारत में कई बार लड़ाइयाँ भी हुई, क्योंकि जब इंग्लैंड में, क्योंकि आपको पता है पहले हर एक देश लड़ता था, पहले इंग्लैंड में फ्रांस, इंग्लैंड सब कुछ लड़ते थे यूरोप में। तो पहले यहाँ लड़ाई होती थी, तो वहाँ जब लड़ते तब यहाँ भारत में भी लड़ते थे, तो बड़ी लड़ाइयाँ चली इनके बीच में। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि यूरोपियन लोग भारत में कैसे आए। एक एक करके वो सीरीज़ में आते गए। तो सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए थे, लेकिन हमें जो कहानी पढ़नी है वो ज़्यादातर हमें इंग्लैंड के बारे में ही पढ़नी है कि इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत में आना शुरू हुई। यूरोपीय व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। अब देखिए क्या हुआ, जब सारी कंपनी आ गई, ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर लेके तो आ गए, लेकिन खाली ईस्ट इंडिया कंपनी को फ़ायदा इंग्लैंड की दूसरी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा नहीं मिली, तो वहाँ फ़ायदा तो हो गया। लेकिन अब फ्रांसीसी भी आ गए, पुर्तगाली भी आ गए, डच भी आ गए, तो दिक्कत तो हुई। यूरोप के बाजार में भारत में बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। अब इसी मांग ने उनको आकर्षित किया कि भाई भारत के जो सूती कपड़े थे और भारत के बने बारीक सूती कपड़े, रेशम की बहुत तेज मांग थी। इस मांग के चलते यूरोपियन जो कंपनियां थी उनको बहुत आकर्षण मिला कि भाई यहाँ सस्ते मिलेंगे और यूरोप में ऊंचे दाम में बेचेंगे, क्योंकि भारत के नाम से चीज़ बिक रही थी वहाँ पर। उसके अलावा भारत का मसाला जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी का भी ज़बरदस्त मांग उठ गई थी। बस इसी मांग ने प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया। अब क्या हो रहा था कि हर एक कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यूरोप पहुंचाना चाहती थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले। जो जितना अच्छा व्यापार करता उतना। अब ऐसे में क्या है भाई, जो जल्दी यूरोप पहुंच जाएगा उसका माल जल्दी बिक जाएगा। तो इनमें क्या है, प्रतिस्पर्धा आने लगी और ये प्रतिस्पर्धा धीरे धीरे लड़ाई में बदल गई। भाई अब जब आप उसको रोक नहीं सकते माल खरीदने से, तो कम से कम वहाँ पहुँचने से तो रोक सकते ना। तो बहुत सारी बार क्या हुआ कि एक दूसरे के जहाज डुबोते रहते हैं, तो यहाँ पर इनके बीच में युद्ध शुरू हो गया। धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा युद्ध में बदल गई। प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी। कीमत तो बहुत बढ़ गई, क्योंकि हमको भी पता चल गया कि भाई यूरोप में इन चीज़ों का मांग है और हम लोग अगर इसको प्राइस बढ़ाएंगे तो भी ये लोग लेंगे, क्योंकि इनको ज़रूरत है। तो भारत के बाज़ार में इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ना शुरू हो गई और बाज़ार पे कब्जे की इस होड़ में अब धीरे धीरे हर कंपनी क्या करती, अब लिमिटेड चीज़ें हैं, डिमांड ज़्यादा है, हर एक को नहीं मिल पाएगी, तो अपना अपना कब्जा जमाने लगी कि भाई ये चीज़ मुझे ही बेच दो। तो वो प्राइस पे प्राइस बढ़ाने लगे। तो कब्जे की होड़ में व्यापारिक कंपनियों के बीच में लड़ाइयों की शुरुआत होगी। लड़ाई की शुरुआत ये हुई कि भाई मैं पहले ले जाऊं या मैं ले जाऊं, और जहां पर थोड़ी बहुत भी खुन्नस हो जाती तो एक दूसरे को वो नीचा दिखाने का प्रयास करते। तो ये से ऐसे हुई यूरोपीय व्यापार की प्रतिस्पर्धा। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा कैसे शुरुआत हुई? ये शुरुआत हुई मांग से। जब यूरोपियन
वर्ल्ड में जब यूरोप में भारतीय चीज़ों की मांग बढ़ने लगी तो हर एक कंपनी चाहती थी ना कि भारतीय चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें और ज़्यादा से ज़्यादा लाद कर यूरोप ले जाए और यूरोप ले जा करके फ़ायदे में बेच दे उसको। लेकिन यूरोप ले जाने के बीच में पूरा हिंद महासागर और आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागर पड़ता है, सॉरी क्षमा करें, अटलांटिक महासागर पड़ता है। तो हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर से होकर जाना पड़ता है आपको, तो इतने महासागर को क्रॉस करना पड़ेगा, तो कुछ भी हो सकता है बीच में। तो यही शुरू हुआ कि लड़ाई तो शुरू हो गई और लड़ाई तब्दील हो गई किस चीज़ में, अब प्रतिस्पर्धा सुरक्षा का मुद्दा बन गया। वही प्रतिस्पर्धा अब इनकी सुरक्षा को मुद्दा बन गया कि भाई सुरक्षित भी कैसे रहें। क्यों? क्योंकि प्रतिस्पर्धा में चोरी भी होने लगी। अगर चोरियां होने लगी तो दिक्कत है ना, अपने माल को भी प्रोटेक्ट करना है। पता चला कि पोर्ट पे हमने अपने अपने जो बंदरगाह है वहाँ पर इंग्लैंड या किसी भी देश के लोगों ने माल जमा कर लिया और वहाँ से चोरी हो गया, तो ये लोग किलाबंदी करेंगे ना फिर। तो किला बनाने का काम जो शुरू किया था वो इस प्रतिस्पर्धा की वजह से हुआ। तो हमारा जो हेडिंग है वो क्या है, प्रतिस्पर्धा वर्सेस सुरक्षा का मुद्दा। ये कैसे शुरू हुआ? 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता कोई भी एक कंपनी दूसरी कंपनी के जहाज को डुबो देती। जब भी उनको लगता कि भाई जहाज अकेला जा रहा है और लग रहा है कि बस इसको डुबा देना चाहिए, तो हमला करके उसको डुबा देती और बहुत सारे को साक्ष्य भी नहीं मिलते कि कहाँ गया, किसने डुबाया, क्योंकि उस समय इतनी अच्छी ज़्यादा संचार माध्यम नहीं था। तो इनका मेन मोटिव था कि बस इसको वहाँ पहुँचने से रोकना ताकि मैं पहुँच के मुनाफा कमा लूँ। मुनाफे की होड़ में ये लोग इतने हो गए थे, ऐसा इनके बीच में वो तनातनी हो गई थी, इतनी ज़्यादा राइवलरीज हो गई थी कि एक दूसरे के जहाज़ तक डुबो दिए। कितना नुकसान सोचो। अब उस चक्कर में और प्राइस बढ़ेंगे ना भारतीय मार्केट के, क्योंकि चीज़ें आप डुबो रहे हो, ख़त्म कर रहे हो, ख़राब कर रहे हो। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था। अब क्या किया, जब कोई जहाज़ डूबेगा तो उस देश को तो समझ में आ जाएगा ना कि जहाज़ डूब गया, इसका मतलब आपको कुछ न कुछ नेवी को भेजना पड़ेगा या हथियारबंद लोगों को भेजना पड़ेगा ताकि दूसरे लोगों को जहाज़ पे चढ़ने उसको डुबाने से बचा जाए। अब जहाज़ जो है, अब जो व्यापार है वो बंदूक के दम पर चल रहा था, हथियारों के दम पर चल रहा था। और व्यापारिक चौकियों को किलाबंदी के जरिए सुरक्षित रखा गया। अब जितने भी व्यापारिक चौकियां बनाई गई थी, मान लो अंग्रेज भारत में आए थे तो अंग्रेजों ने सूरत में उन्होंने फैक्ट्री डाल दी, मुसलीपट्टनम में डाल दी, तो उन्होंने उसका आसपास के पूरे दीवारों के साथ किलेबंदी कर दी ताकि बाहर वाले को पता भी नहीं चले कि क्या चल रहा है, कितना माल पड़ा हुआ है, कितना माल निकल रहा है। इससे क्या हुआ, प्रतिस्पर्धा तो बढ़ रही थी और प्रतिस्पर्धा के बढ़ने के चक्कर में क्या हुआ, सुरक्षा का मुद्दा यहाँ पर सामने आ गया। किलेबंदी करने और व्यापार में मुनाफा कमाने के कारण अब क्या हुआ, एक तो अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है ना कि भाई जगह मेरी, मतलब भारत के राजाओं की जगह है, जगह तो भारत के राजाओं की। भारत के राजा ने, जैसे मैं आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात बता दूं, तो शुरुआत में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी 1600 ईस्वी में आई थी, उसे कुछ ही दिन बाद सर टॉमस रो को भेज दिया गया था, स्टीफन हॉकिंग्स को भेज दिया गया था, सर टॉमस रो को भेज दिया गया था। ये दो लोग गए थे। तो सबसे पहले स्टीफन हॉकिंग्स जो है वो अपने हेक्टर नाम के जहाज के साथ पहुंचा था और जहांगीर के दरबार में जाकर के उसने व्यापार करने के लिए जगह मांग ली, तो उन्हें जगह दे दी कि ठीक है वहाँ व्यापार कर लो आप। अब आप उस जगह पर अगर घर बना लोगे, किला बना लोगे, तो आप अलाउ नहीं है ना भाई, आपको रुकने का, ठहरने का दिया, अस्थायी चीज़ बना सकते हो, लेकिन स्थायी रूप से आपने किले बना दिए, वो भी बिना पूछे। तो फिर वहाँ के जो राजा है आसपास, जिसके अंडर में वो ज़मीन होगी, उसका विद्रोह तो सहन करना पड़ेगा। सर टॉमस रो ने भी बहुत जगह पर पूरे इंडिया के अलग अलग इलाकों में उसने व्यापार करने की जगह मांग ली। ये लोग किला बनाना शुरू कर दिए, लेकिन किले इन्होंने भारत के जो राजा थे उससे बचने के लिए नहीं, बल्कि अपने ही एरिया यानी यूरोप की दूसरी कंपनियों से बचने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए किलाबंदी की। अब यूरोप के दूसरे देश, दूसरी कंपनियों से तो आपने बचा लिया इनको, अपने आप को, लेकिन दूसरा क्या हुआ, विरोध होना शुरू हो गया वहाँ के राजाओं और नवाबों का। जो स्थानीय राजा थे उनसे उनको टकराव हो गया। किलेबंदी करने और व्यापार में मुनाफा बहुत कमा रहे थे। अब भारत के व्यापारी भी तो व्यापार करते थे, भारत के व्यापारियों को घाटा हो रहा था और ये लोग मुनाफा कमा रहे थे। इसी बीच क्या हुआ कि जो स्थानीय राजा थे, छोटे मोटे राजा थे, उन राजों से इनके टकराव हो गए और वो इनको ज़मीन देने से मना कर रहे थे। लड़ाई और छोटी मोटी लड़ाइयाँ हुई या कुछ टैक्स वसूल कर रहे थे। शुरुआत में हमने अंग्रेजों से पैसे लिए, बाद में अंग्रेजों ने उसका पूरा बदला लिया और इतने ज़्यादा पैसे लिए कि पूरे देश को खाली कर दिया। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। अब ब्रिटिश ईस्ट, हम लोग खाली ईस्ट इंडिया कंपनी को ही फोकस कर रहे हैं क्योंकि राज उसी ने किया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के दो, अब तो क्या है भाई, स्टीफन हॉकिंग्स जहांगीर के दरबार में गया, सर टॉमस रो ने मुगल बादशाह के दरबार में गए। तो ये लोग क्या अपनी राजनीतिक पकड़ भी बना रहे थे, राजाओं के साथ इनके रिश्ते भी अच्छे थे, लेकिन दिक्कत क्या, व्यापार के चक्कर में इधर राजनीतिक रिश्ते जो है ना ये
खत्म हो रहे थे। डिप्लोमेटिक जो पॉलिसी थी इनकी वो लगभग कहीं ना कहीं बड़े मुश्किल हो जाता है कि एक साथ दो काम कैसे करें, क्योंकि भाई राजनीतिक संबंध भी बना के रखना है, व्यापार भी बना के रखना है। तो व्यापार के मुनाफे की वजह से राजनीतिक संबंध में यहाँ पर क्या हो गया, थोड़ा सा दिक्कत, मुश्किलें पैदा हो रही थी। तो अब अंग्रेजों को ये देखना था कि भाई हमें व्यापार में नुकसान भी ना हो और राजनीतिक जो हमारा जो व्यवहार है वो भी ना खत्म हो, क्योंकि राजनीति की वजह से ही, राजनीतिक व्यवहार या अच्छे बंधनों की वजह से ही हम लोग वहाँ टिक पा रहे थे। तो किलेबंदी करना बहुत इनका सही नहीं था, क्योंकि ये हमारा देश था और हमारे देश में कोई दूसरा देश अगर किलेबंदी करे तो नहीं कर सकता। आज अगर हम लोग बोले कोई दूसरे देश के लोग यहाँ पर आए कार्यक्रम करने के लिए, हमने जगह दी थी, ठीक है आप अपना कार्यक्रम कर लो, अब उनने उसी में किलाबंदी करके बोल रहे हमारा है, तो कैसा काम चलेगा। वैसे कुछ हुआ। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपनी शुरुआत की, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपने व्यापार की शुरुआत की तो वो कहाँ से की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में व्यापार की शुरुआत, बंगाल में जो है अपना व्यापार शुरू करती है, पश्चिम बंगाल से शुरू करती है। देखिए शुरुआत में वैसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में भी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में आई, उसके बाद ये साउथ इंडिया के मछलीपट्टनम में भी आई। तो मछलीपट्टनम में भी इन्होंने काम किया, सूरत में भी काम किया, लेकिन इनको जो ज़्यादा मुनाफा मिला और जो साम्राज्य की जो उनको रास्ता मिला, जो चाबी मिली ना भारत में राज करने की, वो तो बंगाल से मिली। अब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है, यहीं से शुरुआत होता है उसका। अब इसको ये मत मान लेना कि ईस्ट इंडिया कंपनी शुरुआत ही बंगाल से करती, शुरुआत तो सूरत से हुआ था, लेकिन बंगाल की बात करते हैं क्योंकि यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी का वो सफ़र शुरू होता है जब वो साम्राज्य में घुसती है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो बंगाल में उन्होंने लगाई वो लगाई थी 1651 में हुगली नदी के किनारे। हुगली नदी के किनारे अपनी एक फैक्ट्री लगाई और भाई मुगलों को तो उन्होंने वैसे ही मना लिया था उस चीज़ के लिए, ठीक। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था, इन व्यापारियों को उस जमाने में क्या कहा जाता था, फैक्टर के नाम से, क्योंकि फैक्ट्री वाले थे। इसी बीच क्या हुआ, ये 1651 की बात चल रही है दोस्तों, और उस समय के आसपास लगभग जो है हमारे देश में औरंगजेब का शासन आ गया था। औरंगजेब जब शासन करना शुरू कर रहे थे तो औरंगजेब से इनको लगा कि औरंगजेब को हरा देंगे, तो एक बार तो अंग्रेजों ने औरंगजेब से लड़ाई भी कर ली थी कि अब युद्ध कर लेते हैं, औरंगजेब को कमज़ोर कर देंगे और उससे सत्ता हथिया लेंगे या कुछ अधिकार ले लेंगे या दीवानी राइट से जो भी, हमको खाली टैक्स का अधिकार भी मिल जाता बहुत है। लेकिन औरंगजेब आपको पता है कितना मजबूत राजा था, कितना शक्तिशाली राजा था। तो शक्तिशाली बादशाह साहब ने अंग्रेजों को वहाँ से खदेड़ दिया और हुगली नदी पे जो ये इन्होंने फैक्ट्री वगैरह बनाई थी सबको उखाड़ के फेंक दिया बाहर, और सबको अंग्रेजों को इंडिया से बाहर ही कर दिया था एक समय के लिए। तो उनको ऐसे द्वीप में भेज दिया था, एक आइलैंड था हमारी बंगाल की खाड़ी में, उस आइलैंड पर इनको मरने के लिए छोड़ दिया। ऐसा बोलते हैं कि कुछ ही लोग वहाँ से बच कर के आए, लेकिन उनने सोच लिया कि अब भारत में राज करना ही करना है। तो कहीं ना कहीं क्या है, अगर उस समय औरंगजेब चाहता तो पूरे भारत से एक एक इलाके से सभी यूरोपियन को बाहर निकाल देता, तो शायद भारत कभी गुलाम ही ना बनता। लेकिन शायद हमारी नियति में यही लिखा होगा, हमारी किस्मत में यही था कि भाई अंग्रेज आएंगे और पूरे देश को शासन करेंगे और राजा महाराजाओं का वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा और देश में डेमोक्रेसी आती। तो हर एक चीज़ जो हुई है, जो भी इतिहास में घटना हुई है, ऐसा बोल सकते हैं कि हर एक चीज़ अच्छे के लिए घटित होती है। तो देखो पहली इंग्लिश जो फैक्ट्री स्थापित की गई थी बंगाल में, वो कब की गई थी, 1651 में हुगली नदी के किनारे की गई थी। इन व्यापारियों को उस जमाने में क्या कहते थे, फैक्टर के नाम से, क्योंकि फैक्ट्री लगाते थे ना, ये फैक्टर के नाम से जानते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास बसने के लिए प्रेरित किया। जितने भी व्यापारी थे, भारतीय व्यापारी भी, भाई भारत के अंदर का सामान तो अंग्रेजों को कौन देता था, भारत के व्यापारी उनको सप्लाई करते थे, क्योंकि भारत के व्यापारी बाहर नहीं भेजते थे, वो अंग्रेजों को देते थे और अंग्रेज लोग जा करके वहाँ पर। और चाय का व्यापार भी बहुत किया इन लोगों ने, चाय से भी बहुत मुनाफा कमाया, यहाँ तक कि भारत और चाइना से चाय का व्यापार बहुत बल्क में करते थे लोग, और यूरोपियन वर्ल्ड में बहुत मांग बढ़ गई थी उसकी। तो इन्होंने, ये लोग क्या कि जितने व्यापारी थे उन लोगों को बोला कि आप फैक्ट्रियों के आसपास बसो, ताकि उनको क्या जल्दी सौदाबाजी जल्दी हो जाए, सौदेबाजी आसान हो, और साथ ही साथ इंग्लैंड जो कंपनी है उसको काफ़ी मुनाफा मिल सके। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। मतलब जितने भी उसकी अंग्रेजों की आबादी थी, जितने भी सैनिक और कर्मचारी वहाँ पर थे, पूरे फैक्ट्री के आसपास वाले इलाके में इन्होंने किलाबंदी शुरू कर दिया। अब डेफिनेटली किलाबंदी शुरू करोगे तो जिसके एरिया में शुरू करोगे उसको तो समस्या होगी। अब बंगाल का जो एरिया पड़ता था, बंगाल के नवाब के अंडर में आता था, और बंगाल का नवाब था मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान साहब के अंडर में था। मुर्शिद कुली खान साहब ने इसका विरोध करना शुरू किया। अब अंग्रेजों को बंगाल के नवाब का विरोध सहन करना पड़ेगा ना। तो 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गाँवों की जिम्मेदारी भी ले ली। मतलब अंग्रेजों को समझ में आ गया था
कि रिश्वत पहले हमारे यहाँ चलता नहीं था, लेकिन अंग्रेजों ने इस चीज़ को शुरुआत कर दिया। शुरुआत मुगल से हुई थी और मुगल के कुछ जो अधिकारी थे, मुगल अधिकारी, उस समय वैसे भी 1696 का समय चल रहा था जब औरंगजेब का पतन हो रहा था। औरंगजेब की शक्ति कमज़ोर हो रही थी और उनको लगा कि अब समय है कि भ्रष्ट, यहाँ पर भ्रष्ट अफसर भी हैं, अफसर को पैसा देकर के उन्होंने क्या किया, 3 गाँव की क्या ले ली, 3 गाँव की ज़मींदारी भी खरीद ली। पहले ज़मींदारी बांटते थे ये, हमारे देश में मुगल बादशाह वगैरह जमींदार लोगों को ज़मींदारी बांटते थे कुछ लोगों को। अब उन्होंने बोला कि जब आप किसी व्यक्ति को दे रहे हो तो हम आपको मुनाफा देंगे और पैसे भी खिला दिए। तो उन्होंने अंग्रेजों को 3 गांव की ज़मींदारी दे दी और उसमें से एक गांव, सोचो कौन था, उसमें से एक गांव था आपका कलकत्ता, जिसका नाम क्या था, कालीकाता। तो एक गांव था कालीकाता जो बाद में कलकत्ता बना। और सोचो कलकत्ता आज कितना डेवलप और कितना बड़ा एरिया हो गया। ये अंग्रेजों ने यहाँ से शुरुआत की थी व्यापार की और आज बहुत बड़ा एरिया उन्होंने आज बन गया है वो। औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया था उन्होंने कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार का फरमान जारी करे। मतलब अब आपको कंपनी को किसी भी नवाब या किसी भी मुगल बादशाह को कर चुकाने की ज़रूरत नहीं, आप फ्री में आप कर लो। क्योंकि हो सकता है कि उनने कुछ ऐसे गिफ्ट प्रस्तुत किए औरंगजेब के सामने, क्योंकि उनको पता था कि कैसे खुश किया जाना चाहिए, किसी भी बादशाह या किसी भी को कैसे खुश किया जा सकता है, अंग्रेज बहुत अच्छी तरह से जानते थे। तो उन्होंने औरंगजेब को इस बात के लिए मना लिया था, क्योंकि ऑलरेडी औरंगजेब जो है, और पहले औरंगजेब से लड़ाई भी हुई थी इन लोगों की और पहले भगा भी दिया था, लेकिन बाद में ये लोग माफ़ी मांगने पहुँच गए। क्योंकि हमारे देश में राजा महाराजा कल्चर रहा है कि कोई लड़ाई के बाद या कोई गलती करने के बाद माफ़ी भी मांगता था, ये लोग माफ़ कर देते थे। हमारा बहुत उदार चरित्र पहले से ही था। तो यहाँ औरंगजेब ने माफ़ कर दिया और बहुत सारे पैसे भी लिए, उनसे पैसे दे दिए उन्होंने, क्योंकि इनके पास पैसे तो बहुत थे। इनको पता था कि अभी पैसे दे देंगे लेकिन बाद में इसका दुगना तिगना क्या 10 गुना 100 गुना हम लोग वसूल सकते थे। तो उन्होंने बिना चुकाए व्यापार करने का फरमान ले लिया। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और किससे? औरंगजेब से। समस्या तब हुई जब कंपनी का विरोध बंगाल में हुआ। बंगाल में कंपनी का विरोध हुआ, लेकिन कैसे हुआ? अभी तक कंपनी जो थी वो व्यापार कर रही थी बंगाल में, तो बंगाल को बाकायदा टैक्स देती थी, तो बंगाल के जो नवाब थे उनको काफ़ी मुनाफा हो रहा था उससे। लेकिन जब कंपनी औरंगजेब से लिखवा के लाई फरमान कि भाई आपको अब टैक्स नहीं चुकाना, फ्री में करोगे, ठीक है, कंपनी तक ठीक था। लेकिन कंपनी के साथ साथ निजी अफसर भी जो है वो भी व्यापार कर रहे थे, उनको थोड़ी ना अधिकार था कि वो शुल्क न चुकाए। उन्होंने भी शुल्क चुकाने से मना कर दिया। अब जब वो भी शुल्क नहीं चुकाएंगे, जो प्राइवेट जो लोग काम कर रहे थे, वैसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा दूसरे लोगों को अधिकार नहीं था, लेकिन वो प्राइवेट काम कर रहे थे चुपके चुपके, तो उन्होंने काफ़ी पैसा नहीं दिया उनको, मुर्शिद कुली खान को। तो ऐसे में मुर्शिद कुली खान को लगा कि भाई मेरा तो रेवेन्यू कम हो रहा है, राजस्व में कमी आ गई बंगाल के। तो बंगाल के जो नवाब थे उन्होंने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो अंग्रेजों के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त का व्यापार का अधिकार मिला था, केवल कंपनी कर सकती थी। जबकि कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्होंने शुल्क दे चुकाने से इनकार कर दिया और कंपनी से ज़्यादा मुनाफा ये लोग कमाते थे। कंपनी तो घाटे में आ गई थी उस समय और ज़्यादातर कंपनी तो बहुत कम, मतलब कंपनी ऐसा कर रहे थे कि भाई 100 रुपये का माल खरीद के 50 रुपये में बेच रहे थे, मतलब ज़्यादा महंगे में खरीद के सस्ते में बेचना शुरू कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी का माल, ताकि घाटे में चले जाए। और खुद जो है माल, मेन माल जो खुद हड़प करके और यूरोप में भेज रहे थे और मुनाफा जो कमा रहे थे वो अधिकारी लोग कमा रहे थे प्राइवेट में। इसी वजह से कंपनी को रेगुलेटिंग एक्ट लाना पड़ा था इन लोगों का भ्रष्टाचार को कम करने के लिए। खूब पैसा इन लोगों ने कमाया उस समय। लेकिन अधिक अफसरों को निजी तौर पर जो व्यापार कर रहे थे उनको औरंगजेब ने थोड़ी ना छूट देकर रखी थी, लेकिन उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी चुकाने से, कर चुकाने से, शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल के राजस्व वसूली में बहुत कम हो गई थी। अब आप सोच रहे हैं कि बंगाल के जब नवाब मुर्शिद कुली खान था तो फिर औरंगजेब ने क्यों दे दिया? क्योंकि औरंगजेब के शासन जो साम्राज्य था उसमें मुर्शिद कुली खान औरंगजेब के अंडर में आता था और औरंगजेब ने अगर लिख के दे दिया तो मुर्शिद कुली खान कुछ भी नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि पूरा साम्राज्य मुगल सत्ता के अंडर में था ना। तो लेकिन जो है मुर्शिद कुली खान साहब जो है उन्होंने विद्रोह किया। क्यों? क्योंकि उनको बहुत नुकसान हो रहा था। अब ये कहानी इसके आगे बढ़ेगी, भाई कैसे उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो मुर्शिद, अब देखिए ऐसा नहीं कि खाली मुर्शिद कुली खान से ही उनका विरोध चल रहा था, इस बीच में अंग्रेजों को पुर्तगालियों से भी बहुत ज़्यादा जो है लड़ाई करना पड़ी। इसी बीच अंग्रेजों का डच कंपनी से भी काफ़ी युद्ध चलता रहा। तो पुर्तगालियों से लड़ाई चलती रही, लेकिन दिक्कत क्या है, पुर्तगाली लोग से एकदम से इनका एकदम लड़ाई नीचे आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि बीच में क्या हुआ कि इंग्लैंड के जो राजकुमार थे, इंग्लैंड के राजकुमार ने पुर्तगालियों की एक राजकुमारी से शादी कर ली और उसी में दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने बम्बई द्वीप इनको दे दिया था। तो किस्मत थी अंग्रेजों की कि इनको बम्बई गिफ्ट में मिल गया था। आगे पढ़ेंगे इसके बाद कि भाई मुर्शिद कुली खान के साथ के बाद हुआ क्या एक्चुअल में।
ठीक है दोस्तों, तो ऐसे बंगाल में इनको विरोध का सामना करना पड़ा और कैसे प्रतिस्पर्धा में करते करते ये लोग एक दूसरे के इतने ज़्यादा एंटी हो गए कि दूसरे के जहाज तक डुबाने लग गए थे। ठीक है दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो सीक्वेंस में नहीं मिल रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है magnetbrains.com। आप magnetbrains.com पर जाएंगे तो आपको वहाँ मिलेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। ये आपको प्रोवाइड करता है सारे के सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर आप अपना क्लास देख लीजिए, CBSE क्लास 6 to 12 तक आपको हिंदी मीडियम मिल जाएगा। और यहाँ पर अपनी क्लास 8 को जैसे आप सिलेक्ट करोगे आप सीधा पहुँच जाएंगे क्लास 8 के टीचरों के पास। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर अपने टीचर को सिलेक्ट कर लीजिए जिसको भी आपको पढ़ना है। यहाँ पर हर एक टीचर के नीचे वॉच नाउ लिखा हुआ है। वॉच नाउ जैसे आपने किया वैसे आप उस टीचर के डिस्क्रिप्शन यानी उस सब्जेक्ट के अंदर घुस जाते हैं, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब आप करिए क्या, आप यहाँ पर सारे चैप्टर देख सकते हैं, जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है सब चैप्टर, सारे के सारे चैप्टर्स के यहाँ पर लेक्चर्स डले हुए हैं। अब आपको बस इतना करना है कि इस पर क्लिक करिए और जैसे आप क्लिक करेंगे आपका वीडियो हो जाएगा शुरू। इस प्रकार आप आसानी से अपने वीडियो देख सकते हैं, सीक्वेंस में आपको कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा। दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा जो क्लास 6 से क्लास 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को दी जाती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे वीडियो और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।